हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है रामसर साइट। रामसर साइट की फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये रामसर साइट की सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम यहाँ पर 75 जो टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो टोटल आज हम पढ़ने वाले हैं। कितनी रामसर साइट है तो 75 रामसर साइट्स हैं। पूरा टोटल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रामसर साइट से जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो रामसर साइट्स क्या है वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। रामसर साइट, रामसर जो है एक ईरान का शहर है रामसर, जहाँ पर हमने समझौता हुआ था। ठीक है, रामसर संधि हुई थी तो उसी का नाम फिर ईरान में हुआ था, तो उसी को लेकर रामसर जो शहर है उसी के नाम पर रामसर साइट्स रख दिया गया था। तो 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। वेटलैंड्स, ठीक है, भारत के सभी रामसर स्थलों की सूची आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ देख चुके हैं, कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे वाधवन है, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र है, तो ये कहाँ पर है? ये आपका है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थोल झील। थोल झील है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है आपका। ठीक है, तो सभी के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका पूछा जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा। कहाँ पर है ये है आपका हरियाणा में है ये। ठीक है, हरियाणा में है, याद रखने बात। नेक्स्ट है भिंडावासा वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावासा अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है हैदरपुर वेटलैंड्स। ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। खिजवाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है। कहाँ पर है ये आपका गुजरात में है। खिजवाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सभी के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, सभी को क्या रखने हैं? नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है पल्लीकरनी मार्श रिजर्व। ये कहाँ? फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है आपका। पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है। ठीक है, पिचवरम मैंग्रोव कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। सभी को आपको याद रखना है कि कभी आपका कहीं से भी पूछ लिया जाए तो सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट है पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। ये कहाँ? मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, साक्य सागर मध्य प्रदेश। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है तो उसकी वजह से आपको आवाज़ थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैनेज कर लेना। ठीक है, तो पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मिजोरम में है। साक्य सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुंथम कुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है आपका कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है। आपका मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उदयमार्तमपुरम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, मार्तमपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है।
वेदानथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में। तो ये आपको मैंने सबसे ज़्यादा जो पता है आपको, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है तमिलनाडु में, पहले उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अब लगा के नहीं आना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश मत लगाना, अब तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। आप पढ़ भी रहे हो तो आपको दिख भी रहा होगा, सब जगह तमिलनाडु ही आ रहा है, ठीक है। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सतकोशिया। सतकोशिया गार्ज कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नंदा झील कहाँ पर है, ये आपका गोवा में है। सतकोशिया गार्ज उड़ीसा, नंदा झील गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिरपुर आर्द्रभूमि। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। टम्पारा झील कहाँ पर है, उड़ीसा। याद रखना, टम्पारा झील से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं हीराकुंड रिजर्व। हीराकुंड रिजर्व कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये, तो ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। अनसुपा झील कहाँ पर है, ये भी आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में है ये भी आपकी, ठीक है। अनसुपा झील उड़ीसा में। यशवंत सागर कहाँ पर है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। चिंत्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु ही देखने को मिलेगा। वुडूर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। तो सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वुडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट कहाँ पर है, वुडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कांजीकुरलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। नेक्स्ट है थाने क्रीक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये थाने लिखा हुआ है। थाने क्रीक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड कहाँ पर है, हाईलेट वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि ये कहाँ कहाँ पर है। थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट है जुलाई, ठीक है। जुलाई में क्या, जुलाई में 2020 में शामिल भारत के 5 नए रामसर स्थल हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ये आपसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई रामसर साइट्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सीधा सीधा यही पूछ ले जाए कि 2022 में कितने नए रामसर साइट जो स्थल है उन्हें मतलब रामसर साइट शामिल किए गए हैं, नए रामसर स्थल शामिल किए गए कितने हैं, तो क्या उनके नाम है। तो जैसे करिकली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है, ये 2022 में ही हुआ है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु का है। पिचवरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है, ये मिजोरम में है। शाक्य सागर ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो सभी को ध्यान से देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचम्बरम मैंग्रोव तमिलनाडु में, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में, शाक्य सागर मध्य प्रदेश में।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ भी रहा होगा कि भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना जाहिर सी बात है, ठीक है, बिल्कुल सादा बात है कि आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आई थी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो भाई ये किए थे 1982 में, ठीक है, 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है जो हमारा कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो पहली भारत की रामसर साइट जो है वो चिल्का झील है, जो कि लेगून झील है, ठीक है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भी आपको पता है उड़ीसा में ही है, और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राजस्थान में। मैंने आपको पढ़ा भी चुकी हूँ ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अक्टूबर 1981 में एक साथ रामसर साइट के रूप में इन्हें इन दोनों को मान्यता दी गई थी, ठीक है। इन दोनों को क्या हुआ था कि चिल्का झील को और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को एक साथ ही 1981 में मान्यता मिली थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया है रामसर साइट के बारे में। मैंने आपको जो आपके क्वेश्चन थे आपके दिमाग में वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आप ये भी सोचोगे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है पश्चिमी बंगाल में। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन जो डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है वो सबसे बड़ी रामसर स्थल साइट है भारत की, ठीक है। अगर बात करें क्षेत्र में, क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, ठीक है, और आर्द्रभूमि क्षेत्र लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इस वर्ष 2019 रामसर साइट के रूप में इसे मान्यता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सी है। तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र। रेणुका आर्द्रभूमि आपसे पूछा भी जाता है तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है। ये क्षेत्र लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वर्ष क्या हुआ, इस वर्ष 2005 में रामसर साइट इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन पता है मैंने आपसे पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु। आप लोगों ने लेकिन कोई कमेंट नहीं किया। आपसे चाहे कुछ भी पूछो आप कमेंट नहीं करने वाले हो, जैसे कि आपसे टाइपिंग नहीं आती हो, ऐसे करते हो आप लोग। आप लोगों को पता है आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो कि चलो अगर हमने आपसे कुछ पूछा है, आज भी मैं जैसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे कि मैं इसलिए पूछती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन आप कमेंट ही नहीं करते हो। चलो फिर भी अब हमारा काम तो पढ़ाना है, हम तो पढ़ाएंगे ही। भारत में सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो है तमिलनाडु राज्य, ठीक है। वर्तमान में बात करें कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में कुल कितने आर्द्र भूमियाँ हैं, तो 14 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर साइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2021 तक विश्व में लगभग, विश्व की बात हो रही है, याद रखना कभी आप भारत की बात सोचने लगो, विश्व की बात हो रही है कि विश्व में लगभग कितने रामसर साइट हैं। 2021 की बात करें तो 2021 में 2500 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में विश्व में वर्तमान में 2500 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था। तो ये आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है कोबोर प्रायद्वीप को सन 1974 में विश्व का पहला रामसर साइट क्या है घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है। तो विश्व की सर्वाधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में कुल 175 रामसर साइट्स हैं भारत की,
ठीक है। तो यूनाइटेड की कुल कितनी है? 175 आंसर साइट है। अब ये यहीं पे होता है ख़त्म। भारत में कितनी है? भारत में आपकी 75 हो गई है। ठीक है, 75 क्या है भारत में हो गई है। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे कुछ क्वेश्चन बताइए, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पॉलिटी के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपको पता होता है तो आप भी कमेंट कर दिया करो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जो मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार हमारे कितने भाग में है? पहले मुझे आप भाग बताइए, कौन से भाग में मूल अधिकार है? क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन आपका आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है वो है आपके भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार आपके भाग 3 में है, याद रखना। एक क्वेश्चन ये हो गया है मूल अधिकारों से। अगर मैं पूछूं कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप याद रखोगे, आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मूल अधिकारों को अमेरिका, ठीक है, जो अमेरिकन संविधान है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अमेरिकन जो संविधान है वहाँ से आपको मूल अधिकारों को लिया गया है। और एक और बात मैं आपसे पूछूं, मूल अधिकारों को तो लिया ही गया है, आपने सुना होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आपसे सुना होगा। आप कमेंट करना कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, कमेंट करोगे आप लोग कौन सा अनुच्छेद है, या मुझे मैं ही बताऊं आपको? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे कहाँ से लिया गया है? उसे भी अमेरिकन संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे भी कहाँ से लिया गया है? उसे भी आपका महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे भी अमेरिकन संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो 61 में, 61 में महाभियोग के बारे में बोला गया है। ठीक है, महाभियोग लगा चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछती हूँ अभी। आपने एक पद सुना होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सब जानते हैं ना, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसे हमने कहाँ से लिया गया, उसे हमने कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद जो है उसे हमने कहाँ से लिया है? उसे भी हमने अमेरिकन संविधान से लिया है। ठीक है, अमेरिकन जो संविधान है वहाँ से लिया है। अब मैंने आपको 3-4 इसी में क्वेश्चन करा दिए। एक तो मैंने आपको मूल अधिकार भाग बताया कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है मूल अधिकार। और मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकारों को अमेरिकन संविधान से लिया गया, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर ये हो गया है। अगर मैं बात करूँ DPSP, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि DPSP को कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे? इन्हें कहाँ से लिया गया? इन्हें लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है आपके DPSP को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कौन से भाग में है ये? तो ये है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोला गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो समान सिविल संहिता है, ठीक है, आपने सुना होगा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बहुत ज़्यादा करंट में है। तो ये DPSP में आपको पता है, जो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनमें जो कौन सा अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में बोला गया, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 44, 44 अनुच्छेद में ये बात बोली गई है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। और कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद है आपका 44।
ठीक है। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर सबसे पहले नागरिकों के लिए समान संहिता लागू की है? ठीक है, समान सिविल संहिता लागू की है। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू की है? तो बताओगे आप लोग? तो ये है गोवा। ठीक है, गोवा स्टेट जो है उसने अपने यहाँ पर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को लागू किया है। तो ये आयरलैंड मूल कर्तव्य जो डीपीएसपी है, अगर आपने सुना होगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपने सुना है ना, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इन्हें कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हमारे, उन्हें कहाँ से लिया गया है? उन्हें लिया गया है आपके रूस से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को? रूस से लिया गया है। और एक और बात है, संविधान, आपने संविधान के बारे में, जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है उसे कहाँ से लिया गया है? जो संविधान संशोधन का प्रावधान है, संविधान संशोधन आपने सुना होगा, बहुत होता रहता है। संविधान संशोधन पूरा टॉपिक है हमारा जो रह गया है, उसे हम पढ़ेंगे। तो इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। याद रहेगी ये बात? तो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन है, इन्हें, इसकी जो प्रक्रिया है उसे कहाँ से लिया गया है? जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराए थे, और आप भी इन्हें अपने स्तर पर रिवीजन करते रहें। ठीक है, अगर एक और भी एक दो क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछूंगी। क्वेश्चन ये है आपका कि जो भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी कौन है? चेंज हुए हैं या के वेणुगोपाल ही हैं? कौन है भारत के महान्यायवादी? चेंज हो गए हैं ना शायद, चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं? कौन हुए हैं? अब कौन आए हैं भारत के नए महान्यायवादी? कौन आए हैं? कमेंट में बताओ मुझे आप लोग। आप बताओगे नाम, मैं सिर्फ आपको अनुच्छेद बताऊंगी किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें भारत के महान्यायवादी की बात बोली गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका 76। 76 में क्या है कि बोली गई है बात कि भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, भारत के महान्यायवादी से बोली गई है। अगर एक और बात है जैसे कि संसद का गठन, ये पता है, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि आपसे सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि संसद के गठन किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो किस में बोला गया है? 79 में। ठीक है, 79 में संसद के गठन की बात बोली गई है। ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको, संसद के गठन की बात बोली गई है। किसमें भाग कौन सा है संसद का जिसमें संसद पढ़ेंगे हम? तो ये कौन सा भाग है जिसमें हम संसद पढ़ेंगे? ये कौन सा भाग है जिसमें हम संसद पढ़ने वाले? कौन सा है? बताओ कौन सा भाग है वो? नहीं पता? भाग 5 में है ना? अरे भाग 5 में तो है जिसमें हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। उसी में अध्याय 1 है। ठीक है, उसी में जो है अध्याय 2 में बात बोली गई। अध्याय 1 में तो दूसरी बात, अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और अध्याय 2 में हम फिर संसद के बारे पढ़ेंगे, लेकिन भाग 5 ही लगेगा। ठीक है, भाग 5 है और अध्याय 2 में हम संसद का गठन। ठीक है, याद रहेगी। पता है आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं भाग से भी, आपको 3-4 भाग दे दे, मूल कर्तव्यों के बारे में दे देगा कि मूल कर्तव्य किस में बोले गए हैं, मौलिक अधिकार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके मूल अधिकार हैं उनके बारे में पूछ ले जाता है, और आपसे एक तरफ डीपीएस भी पूछ लिया जाता है, और नागरिकता से रिलेटेड नागरिकता। अच्छा, नागरिकता के बारे में बताओ, नागरिकता किस भाग में है आपकी? किस भाग में है नागरिकता? तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है आपकी नागरिकता के बारे में बोला गया है। ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो संसद के गठन के हमने देखा था, तो कितना अनुच्छेद था? 79 से संसद के गठन की बात बोली गई है। अगर मैं बात करूं 80 की, तो 80 जो है 80 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बोला गया है? उसमें आपके जो 80 अनुच्छेद है उसमें जो आपकी राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? उच्च सदन। ठीक है, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा की संरचना की बात बोली गई है। ठीक है, जो राज्यसभा है
उसकी संरचना की बात बोली गई है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 80। याद रहेगा आपको याद रहेगा, राज्यसभा की संरचना की बात 80 अनुच्छेद में बोली गई है। और ये उच्च सदन है, ठीक है। और ये पता है क्या है? ये स्थायी सदन भी होता है। आप इसे स्थायी सदन भी बोल सकते हो, क्योंकि क्या है कि ये कभी भी क्या है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। लेकिन लोकसभा क्या है कि लोकसभा आपकी विघटित होती है। आपको पता होगा कि लोकसभा हर 5 साल में विघटित हो जाती है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर 5 साल में होगी, उससे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अगर उन्हें 5 साल से पहले अगर लोकसभा को अगर मतलब विघटित करना होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है। याद रहेगी ये बात आपको। ये नहीं है कि लोकसभा 5 साल बाद ही विघटित होगी, उससे पहले नहीं। लोकसभा 5 साल पहले भी विघटित हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी है ये बात। तो राज्यसभा है लेकिन स्थायी सदस्य, लेकिन ठीक है। लेकिन राज्यसभा के कितने? 2/3 सदस्य हैं, ठीक है। 2/3 सदस्य कितना? हर 2 साल में क्या है कि चेंज होते रहते। चलिए फिर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं मैं उन्हें अच्छे से समझा पाई हूँ और आपकी समझ में अच्छे से आई हूँ, मैं यही उम्मीद करती हूँ। उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका हक बनता है कम से कम वीडियो को लाइक करो और उसमें कमेंट करो। जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप उन्हें हमें बताओ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।